जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के कार्यकाल विस्तार को लेकर केंद्र सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद उनके कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 के बाद भी डीजीपी बने रह सकते हैं। क्या केंद्र और झारखंड सरकार इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति में आ गए हैं और डीजीपी नियुक्ति के नियम और प्रक्रियाएं क्या कहते हैं। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के आधार और तर्क क्या हैं, इन सब पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अब आते हैं मूल सवाल पर कि क्या अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने रह सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और यूपीएससी की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुई है। गुप्ता को झारखंड सरकार ने 2 फरवरी 2025 को स्थायी डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया था। इसके लिए एक नई नियमावली बनाई गई थी। इस नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति जुलाई 2026 तक के लिए थी। हालांकि केंद्र सरकार के पत्र के बाद उनकी नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठ गए हैं। दोस्तों, अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसके मुताबिक डीजीपी का चयन यूपीएससी की तरफ से तैयार किए गए पैनल द्वारा होना चाहिए और इस पैनल में राज्य के 3 वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल होने चाहिए। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल मिनिमम टेन्योर 2 साल होना चाहिए, भले ही उनकी रिटायरमेंट की तारीख 6 महीने से ज्यादा हो या 6 महीने हो। कार्यवाहक अथवा प्रभारी अथवा एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, क्योंकि यह पुलिस की स्वायत्तता यानी पुलिस ऑटोनॉमी को कमजोर करता है। डीजीपी को हटाने के लिए भ्रष्टाचार, अक्षमता या अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे ठोस आधार होने चाहिए। यूपीएससी का नियम कहता है कि डीजीपी के लिए पात्र उम्मीदवार के पास रिक्ति की तारीख से यानी वैकेंसी की तारीख पर कम से कम 6 महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति इस नियम का उल्लंघन करती है। तो अब आते हैं अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर। झारखंड सरकार ने 2024 की नई नियमावली बनाई, जिसमें यूपीएससी की भूमिका को दरकिनार करते हुए एक राज्य नियंत्रित नॉमिनेशन कमेटी द्वारा डीजीपी के चयन की व्यवस्था की गई। इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज और एक एक्स डीजीपी शामिल हैं। यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ मानी जा रही है। अभी की स्थिति की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता की डीजीपी के पद पर नियुक्ति को अवैध ठहराया है और यूपीएससी ने भी इसकी पुष्टि की है। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, जो अनुराग गुप्ता के कार्यकाल को और जटिल बनाती हैं। यदि झारखंड सरकार अपनी नियमावली के आधार पर अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बनाए रखने की कोशिश करती है, तो यह केंद्र के साथ सीधा टकराव और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। वैसे अगर नियम कायदे कानूनों की बात करें तो अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्कुल स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति के निकट नियुक्तियां प्रकाश सिंह केस की भावना के खिलाफ हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या अनुराग गुप्ता कल यानी 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे? दोस्तों, ऐसा लगता नहीं है कि अनुराग गुप्ता कल यानी 30 अप्रैल 2025 को रिटायर होंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल का उदाहरण दे सकती है और इस मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर फैसला आने का इंतजार कर सकती है। तो अगला सवाल ये बनता है कि क्या केंद्र और झारखंड की सरकारें इस मुद्दे पर
आमने सामने हैं, टकराव की स्थिति में हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आमने सामने हैं। और यह मुद्दा केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बीच टकराव का कारण बन सकता है। झारखंड सरकार का तर्क है कि डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली संवैधानिक रूप से वैध है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के शेड्यूल 2 के अनुसार पुलिस और कानून व्यवस्था यानी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट हैं, राज्य का विषय है। झारखंड ने पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर नियमावली बनाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जून 2023 में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नवंबर 2024 में और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार ने हाल ही में यूपीएससी को दरकिनार करके डीजीपी नियुक्ति की व्यवस्था लागू की है। झारखंड सरकार ये पूछ सकती है कि अगर इन राज्यों में यह व्यवस्था एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन कर सकते हैं, जबकि केंद्र का कहना है कि झारखंड की नियमावली सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस और 2018 और 2019 के आदेशों का उल्लंघन करती है, जो डीजीपी नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका और 2 साल के न्यूनतम कार्यकाल को अनिवार्य बनाते हैं। अनुराग गुप्ता को 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया था। उस समय वो प्रभारी डीजीपी थे और इस बात को केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति के खिलाफ एक आधार के रूप में देख रही है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर झारखंड सरकार अनुराग गुप्ता को बनाए रखने पर अड़ जाती है तो क्या होगा। ऐसी परिस्थिति आती है तो केंद्र सरकार प्रशासनिक उपाय कर सकती है, जैसे यूपीएससी के माध्यम से नया पैनल लागू करके झारखंड सरकार पर दबाव बना सकती है। और यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में झारखंड सरकार की स्थिति को, उसके स्टैंड को कमजोर कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी, जो झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल है, इस मुद्दे को झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ प्रशासनिक विफलता और संवैधानिक उल्लंघन के रूप में प्रचारित कर रही है। केंद्र सरकार इस दबाव का समर्थन कर सकती है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको केंद्र द्वारा राज्य की स्वायत्तता पर हमला बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि अगर झारखंड सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति में देरी करती है तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से इंटरवीन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है, और जिससे प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकता है, जो वह पहले ही 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की मांग करके कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, जो प्रकाश सिंह केस 2006 में और उसके बाद 2018 और 19 के आदेशों के बाद बने हैं, उसके आधार पर डीजीपी के नियुक्ति के नियम और प्रक्रियाएं क्या क्या है। डीजीपी के नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के 3 महीने पहले वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी होती है। यूपीएससी डीजीपी बनने के काबिल 3 अधिकारियों का पैनल तैयार करके वापस राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार यूपीएससी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए 3 अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को डीजीपी के रूप में नियुक्त करती है। उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स के लेवल 16 पर डीजीपी के पद पर कार्यरत होना चाहिए। रिक्ति की तारीख यानी वैकेंसी की तारीख पर कम से कम उसकी सेवा यानी सर्विस 6 महीने बची होनी चाहिए। डीजीपी को मिनिमम 2 साल का कार्यकाल मिलेगा, भले ही उसके रिटायरमेंट में 6 महीने क्यों न बचे हों। डीजीपी को केवल करप्शन, अक्षमता या डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे ठोस आधार पर ही हटाया जा सकता है। 2018 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति पर रोक लगाई थी, क्योंकि यह पुलिस की स्वायत्तता को कमजोर करता है। दोस्तों, यूपीएससी की स्वतंत्रता पुलिस नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड की सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नई नियमावली बनाई है, उसमें एक नॉमिनेशन कमेटी है और इस नॉमिनेशन कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूर्व डीजीपी शामिल हैं।
वह डीजीपी के लिए नाम की सिफारिश करती है और यह नियमावली यूपीएससी के रोल को पूरी तरह से खत्म कर देती है और इसे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का वायलेशन माना जा रहा है। झारखंड की नियमावली किसी भी डीजीपी को जो नियुक्त होगा इसके नॉमिनेशन के आधार पर उसको 2 साल के कार्यकाल की गारंटी तो देती है, लेकिन सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में समय से पहले भी हटाने का प्रावधान रखती है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के नियम बिल्कुल क्लियरली यूपीएससी आधारित चयन यानी यूपीएससी बेस्ड सिलेक्शन और कार्यवाहक डीजीपी पर रोक लगाते हैं। झारखंड की नियमावली इन नियमों का उल्लंघन करती है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में और अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल कर रखी हैं, यानी अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रकाश सिंह केस जो 2006 में हुआ था और उसके बाद के आदेशों यानी 2018 और 19 की अवमानना है। अजय कुमार सिंह को 2024 में बिना किसी ठोस आधार के हटाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 साल के कार्यकाल के नियम का उल्लंघन है। अनुराग गुप्ता की कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्ति अवैध थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाई है। झारखंड की नई नियमावली यूपीएससी की भूमिका को खत्म कर देती है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी की याचिका में झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रत्नाकर भिंगरा और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है और मांग की गई है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को रद्द किया जाए और अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। तो अब अनुराग गुप्ता का क्या होगा? क्या अनुराग गुप्ता कल यानी 30 अप्रैल 2025 को रिटायर होंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के नियमों के अनुरूप नहीं है, या फिर वे अपने पद पर बने रहेंगे? झारखंड सरकार अपने डिसीजन को बैक करेगी। ये कल साफ हो जाएगा, क्योंकि कल 30 अप्रैल 2025 है और कल ही ये साफ हो जाएगा कि अनुराग गुप्ता रिटायर होंगे या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।